हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। बीकॉम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 चल रहा था। आज हम लोग उसका लास्ट क्लास करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। जब सभी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, कंगाल हो जाएं, तब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे किया जाएगा। आज का डिस्कशन उसी बात पर है और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो भी सॉल्व करेंगे। समझिएगा दिक्कत क्या है कि जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, क्योंकि सभी पार्टनर कंगाल हो गए हैं, तो जाहिर सा बात है बिजनेस में अगर कोई लायबिलिटी का पूरा पेमेंट नहीं हो पाए बिजनेस के एसेट्स को बेच करके, तो फिर उस समय क्या होगा। क्योंकि पार्टनर से तो पैसा मांग ही नहीं पाएंगे, पार्टनर तो पहले ही हाथ खड़ा कर लिया। वो बोल रहा है भाई पैसा वैसा नहीं है, सब बेच दिए, घर बेच दिए, जमीन बेच दिए, गाड़ी बेच दिए, सब कुछ बेच चुके हैं, अब कुछ नहीं है मेरे पास। तो जब पार्टनर के पास कुछ नहीं होगा तो फर्म अपना एसेट्स बेच के क्या करेगा, लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। तो ऐसे में 2 सिचुएशन बनता है। सिचुएशन नंबर 1, फर्म के पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो अपना लायबिलिटी का पेमेंट कर दे। तो अगर सिचुएशन 1 एप्लीकेबल हो जाए कि सर फर्म के पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो पेमेंट कर देगा लायबिलिटीज का। कौन से लायबिलिटीज का पेमेंट होता है, रियल लायबिलिटीज का। अगर रियल लायबिलिटीज का पेमेंट फर्म कर सकेगा तब तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं। जैसे बनाते थे रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट, वैसे ही बनाएंगे। सर एक बात बताइए, हम बोले क्या, जब हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 अभी पढ़ रहे थे तो वहां पे जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था उसका डिफिशियंसी बाकी सॉल्वेंट पार्टनर को बियर करना पड़ता था। हम बोले हां। तो सर यहां पे अगर तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इन तीनों का जो डिफिशियंसी आएगा वो कौन बॉर्न करेगा। हम बोले आप टेंशन मत लो, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि सर कुछ पार्टनर को डिफिशियंसी हो रहा है और जिन पार्टनर को डिफिशियंसी हो रहा है बाकी बचे हुए पार्टनर को उतना ही रुपया का डिफिशियंसी नहीं हो रहा है, उसके पास उतना ही रुपया अवेलेबल है। आप समझ रहे हैं, समझिए ध्यान से। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी के अंदर हम कैलकुलेट किए उसका पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड का अमाउंट अधिक है, क्रेडिट का अमाउंट कम है, मतलब सी के अंदर डिफिशियंसी आया 100 रुपया का। मजा का बात है ये 100 रुपया का जो डिफिशियंसी सी के अंदर आया है, ठीक ए और बी के पास, दोनों के मिला के पास 100 रुपया का एक्स्ट्रा पैसा होगा इंसॉल्वेंट होने के बाद भी। तो जानते हैं ये 100 रुपया का सी का डिफिशियंसी ए और बी को बियर करना पड़ेगा, और किस रेशियो में नहीं, जितना रुपया जिसके पास अवेलेबल है वो उतना बियर कर लेगा। क्योंकि जब सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट होंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पे कुछ पार्टनर को डिफिशियंसी होगा, उनका पार्टनर कैपिटल का डेबिट साइड का टोटल अधिक होगा और पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट साइड में कम पैसा होगा, तो कुछ पार्टनर को डिफिशियंसी होगा। और जितना रुपया से डिफिशियंसी होगा उतना ही रुपया से बाकी बचे हुए पार्टनर को गेन होगा कि उसके पास इतना एक्स्ट्रा रुपया है। तो जो पार्टनर के पास एक्स्ट्रा रुपया है वो पार्टनर अपने अपने कैपिटल से पैसा निकाल के इस डिफिशियंसी को मीट कर लेगा और सारा पैसा खत्म हो जाएगा। बात समझते हैं आप मेरा। तो हम बोले सर आप बता रहे थे कि जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो 2 सिचुएशन होते हैं। सिचुएशन 1, क्योंकि पार्टनर तो कंगाल है, पैसा किसके पास है, हम बोले सर बिजनेस के पास एसेट्स है, वो बेच के अपना पैसा लाएगा। तो सिचुएशन 1 ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म के पास कैश अवेलेबल हो अपने लायबिलिटीज को पे करने के लिए। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते थे रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश, आप वैसे बनाइए। सर एक सवाल, हम बोले क्या, कैसे पता चलेगा बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस बीडी, एसेट्स बेच के पैसा आया, कुछ पार्टनर से पैसा मिला वो लिख लिए। रियलाइजेशन का एक्सपेंस, क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन लिख दिए। और अगर हम लोगों के पास पैसा हुआ
तो सर लायबिलिटी को अपने आप ही पे हो जाएगा, उतना ही पैसा हम लोग के पास होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना चाहिए, कैश अकाउंट बना के ये देखना चाहिए कैश अवेलेबल है या नहीं, और आपको दिख जाएगा कि हां सर इतने का लायबिलिटी है, इतना कैश है, पेमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर जवाब आया कि हां पेमेंट हो जाएगा तो सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है सिचुएशन 2, हमले कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, सिंपल है, आप बस लॉजिक को समझिएगा। सिचुएशन 2 क्या होगा, सारे पार्टनर तो इंसॉल्वेंट है, उनके पास तो पैसा है ही नहीं। फर्म अपना एसेट्स बेच करके जो पैसा लाया है वो पैसा सफिशिएंट नहीं है अपने लायबिलिटीज को पे करने के लिए। जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे करने के लिए एसेट्स बेचा गया, एसेट्स बेच करके जो पैसा आया वो उतना सारा पैसा है ही नहीं कि वो लायबिलिटीज को पूरा पेमेंट कर सके। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो कैश का बैलेंस रहेगा टू बैलेंस बीडी वो लिख लेंगे, एसेट्स बेच करके जो पैसा आएगा वो लिख लेंगे, अगर किसी पार्टनर से कुछ रिकवर हो रहा है तो वो पैसा ले लेंगे। ये हुआ जमा कि सर ये आपके पास टोटल अमाउंट अवेलेबल है। किस लिए अवेलेबल है, पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का, और बाकी जो पैसा बच जाएगा उससे सर आप लायबिलिटीज को पे कर दीजिएगा। बात ठीक मेरा कि हां सर लायबिलिटीज को पे कर देंगे। पहला स्टेप हो गया। ये कौन सा सिचुएशन चल रहा है, मेरे पास कैश कम है, मेरा क्रेडिटर है 10,000 का, जोड़ के मेरे पास 8,000 रुपया हुआ कि सर आप फर्म अपना सब कुछ बेच दिया, पार्टनर से कुछ पैसा रिकवर भी कर लिया, उसके पास 8,000 है, लेकिन लायबिलिटी कितने खड़ा है 10 का। तो फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है और सारे पार्टनर क्या है, कंगाल है, उनसे ही पैसा मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। तो सर इस 8,000 रुपया में सबसे पहले आप रियलाइजेशन का पेमेंट कीजिएगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट याद आ रहा है कि सर पहले रियलाइजेशन का पेमेंट होगा, उसके बाद बाकी बचे हुए लायबिलिटी का पेमेंट होता है। तो सर 8,000 में मान लो 500 रुपए का रियलाइजेशन खर्चा हुआ, तो जो 7,500 रुपीज बच जाएगा वो हम किसको पे कर देंगे, लायबिलिटी को पे कर देंगे। सर लायबिलिटी 10 का था, आपके पास तो सिर्फ 7.5 बचा, हम बोले 7.5 ही पे करेंगे। ऑप्शन क्या है, क्या लायबिलिटी कुछ कर लेगा बिजनेस का, लायबिलिटी कहां जाएगा, कोर्ट चल जाए, कोर्ट बोलेगा बंद तो कर रहा है अपने आप को, सब कुछ तो बेच दिया, अब क्या बेचेगा। तो लायबिलिटी को जो बचा हुआ कैश है वो कैश दे देंगे। अब आप सोचो 10,000 का लायबिलिटी है, 7,500 में खत्म, उसके बाद वो कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा, तो सर बिजनेस को तो फायदा हो जाएगा। हम बोले हाँ, इसीलिए पहला स्टेप होता है कैश अकाउंट बनाना और दूसरा स्टेप होता है लायबिलिटी अकाउंट बनाना। कौन सा लायबिलिटी, जिसको पेमेंट किए। तो लायबिलिटी का पैसा लिखेंगे, इतना बाकी था, टू कैश जो पे किए वो लिख देंगे। तो ऑटोमेटिक ये 10 है, 7.5 का पेमेंट हुआ, तो कितने का कमी है, 2,500 डिफिशियंसी, कि सर ये आया डिफिशियंसी, निकल जाएगा। सर ये डिफिशियंसी क्या है, हम बोले भाई कमी, लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाए हैं। तो लायबिलिटी को सर पेमेंट नहीं कर पाए तो फायदा ना हो गया सर, ये तो पैसा बच गया आपका। हम बोले दोस्त ऐसे चीजों को प्रॉफिट थोड़ी बोलेंगे, बिजनेस बंद हो रहा है, हम पूरा पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट नहीं कमाए हैं, नहीं अवेलेबल था, मेरे अंदर कमी है, हम उस कमी को लिखे। समझने के पॉइंट से आप बोल सकते हैं कि हाँ सर एक तरह का तो फायदा ही है। हम बोले हाँ, आप बोलने के लिए बोल सकते हैं कि सर फायदा है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी। बिजनेस के अंदर कमी है जिस कारण से वो अपने लायबिलिटी को पे आउट नहीं कर पाया और डिफिशियंसी निकल गया। ठीक, फिर क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास कैश सफिशिएंट नहीं होता है तो पहला स्टेप में कैश अकाउंट बनाते हैं, उसका बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटीज को पे करते हैं। दूसरा स्टेप में लायबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं और सर डिफिशियंसी उससे बैलेंसिंग फिगर से निकल जाता है। और फिर क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं इस सिचुएशन में, तो जो लायबिलिटीज होते हैं, कौन से लायबिलिटीज, रियल वाले लायबिलिटीज, उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो यहीं पे पेमेंट हो चुका, जिसको हम यहां पेमेंट कर चुके हैं उसको हम यहां क्यों लिखेंगे। तो हम लोगों को इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर सिचुएशन 2 व्हेन कैश इज नॉट अवेलेबल, सफिशिएंट कैश इज नॉट अवेलेबल विद द पार्टनरशिप फर्म, उस केस में जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग
जो रियल एक्सटर्नल बाहर के जो लाइबिलिटीज होते हैं, जो रियल होते हैं, उसको यहां पे ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर वो तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम पहले ही स्टेप 2 में पे कर दिए, वो तो यहां खत्म ही हो गया, तो वो यहां क्यों आएगा? तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे बिना लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी? रियल एक्सटर्नल लाइबिलिटी को ट्रांसफर किए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना के इससे प्रॉफिट लॉस जो निकलेगा वो निकाल लेंगे। 3 स्टेप सिखाएं। पहला सिचुएशन क्या सिखाएं कि सर अगर सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट हो लेकिन पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशिएंट कैश है कि वो अपना लायबिलिटी पे कर लेगा, तब डरने का बात नहीं है। नॉर्मल जैसे बनता है रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल और कैश, वैसे बनाइएगा। सिचुएशन 2, सर सारे पार्टनर भी कंगाल है, फर्म अपना एसेट्स बेच करके भी इतना पैसा जुगाड़ नहीं कर पाया है कि वो लायबिलिटी का पेमेंट कर पाए। तो वैसे केस में सबसे पहले क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट। उसमें सर जो बैलेंसिंग कैश बचता है उससे हम लायबिलिटी पे करते हैं। दूसरा बनाते हैं लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी से अकाउंट बनाए क्या निकालते हैं? डिफिशियंसी। आना ही आना है डिफिशियंसी, क्योंकि फर्म के पास पैसा ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं बिना एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफर किए, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी तो पहले ही पे हो चुका है, तो वो यहां क्यों आएगा? जिसको हम पहले ही दे चुके वो यहां आने वाला नहीं, वो तो वहीं पे आउट हो चुका। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा बिना एक्सटर्नल लायबिलिटीज के, और क्या निकाल लेंगे? रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। 3 स्टेप। अभी 2 स्टेप और है, पहले आप यहां तक लिखो, फिर डिस्कस करेंगे कि इसमें 2 स्टेप और कौन सा। सब मिला के 5 स्टेप में सोल्यूशन आएगा इसका। चलिए स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर डिफिशियंसी अकाउंट। डिफिशियंसी अकाउंट कैसे बनाएंगे? हम बोले सर डिफिशियंसी का पैसा निकाले थे आप क्रेडिटर से, ये निकला था ना, वो पैसा लिख दीजिए कि सर अकाउंट टू अकाउंट डिफिशियंसी का नाम डेबिट मिला तो क्रेडिट में लिख दिए। और क्योंकि अभी आप खुद बोले हैं कि सर लायबिलिटी को कम पेमेंट किए, तो एक तरह का तो फायदा है, और फायदा हो या नुकसान हो किसको मिलता है? पार्टनर को। ये जो डिफिशियंसी होगा इसको क्या करेंगे? पार्टनर को बांट देंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और लास्टली बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग भली भांति सीख चुके हैं कैसे बनाया जाता है। पर्टिकुलर सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर बैलेंस शीट में लिखा हुआ कैपिटल, क्या बीडी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है? बिल्कुल, ये तो हम लोग जानते हैं कि सर बीडी दोनों से कहीं भी हो सकता है। इसके बाद बैलेंस शीट में अगर कोई करेंट अकाउंट हो तो वो भी लिखेंगे। अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व हो तो वो भी लिखेंगे, कोई पीएल हो वो भी लिखेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस वो भी लिखा जाएगा कि सर रियलाइजेशन का लॉस, और प्रॉफिट हुआ तो वो भी। इसके अलावा सर जो डिफिशियंसी हुआ था, जो पार्टनर को मिला था, वो लिखेंगे डिफिशियंसी। और लास्टली जानते हैं क्या होगा? किसी एक पार्टनर में डिफिशियंसी आएगा और उतना ही रुपया किसी दूसरे पार्टनर में गेन आएगा। तो हम बोल रहे हैं सर सपोज कीजिए बी के अंदर डिफिशियंसी आया, तो नाम लिखेंगे ए कैपिटल, पैसा किसमें लिखेंगे? बी में, और यहां नाम लिखेंगे बी कैपिटल, पैसा ए में। मैच कर जाएगा, ये हमेशा ही मैच करेगा, क्योंकि
एक पार्टनर के अंदर जितना डिफिशियंसी आएगा उतना ही रुपया का दूसरे पार्टनर में सरप्लस आएगा, कि सर एक में डिफिशियंसी होगा, दूसरे में उतना ही रुपया का क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। तो ये बनेगा हम लोग का स्टेप नंबर 5। तो सर 5 स्टेप है। क्या क्या? पहला, कैश अकाउंट बनाना। क्यों सर कैश अकाउंट इसलिए बनाएंगे ताकि ये मालूम चल सके कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कितना पेमेंट किया जा सकेगा। स्टेप नंबर 2, एक्सटर्नल लायबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे। क्या निकालने के लिए? डिफिशियंसी का बैलेंस निकालने के लिए। स्टेप नंबर 3, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑलरेडी स्टेप 2 में पे आउट हो चुका है। स्टेप नंबर 4, डिफिशियंसी अकाउंट बनाएंगे और डिफिशियंसी अकाउंट का पैसा पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और लास्टली पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया जाएगा और ऑटोमेटिक एक पार्टनर का डिफिशियंसी दूसरे पार्टनर के अंदर उतना ही रुपया क्या लाएगा, सरप्लस। तो जिस पार्टनर के अंदर सरप्लस आएगा वो डिफिशियंसी वाले पार्टनर का अमाउंट बियर करेगा। समझ गए मेरा बात? अब हम लोग इसको बुक से सॉल्व कराएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3/5, 1/5 एंड 1/5 रेशियो स्टूड एज फॉलोज एज एट 31 मार्च 2016, दैट इज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो एक्स, वाई, जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3/5, 1/5, 1/5। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, एक्स का कैपिटल, जेड का कैपिटल। एसेट साइड में है कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, प्लांट, गुडविल और वाई का कैपिटल। टोटल है 1,30,000। दी एसेट्स रियलाइज 79,750। बोल रहा है एसेट्स कितने में बिक जाएगा, 79,750 में। एंड आफ्टर पेइंग 2,000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस द लायबिलिटीज वेयर पेड 75 पैसा इन ए रूपी। बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के बाद जो लायबिलिटीज है वो 75 पैसा इन ए रूपी पेमेंट होगा, मतलब 75% में पेमेंट हो जाएगा, 25% डिस्काउंट मिलेगा। बोल रहा है बताइए फाइनल अकाउंट, फाइनल एडजस्टमेंट करके बताइए। अज्यूमिंग दैट दे आर ऑल इनसॉल्वेंट, सभी पार्टनर क्या हो गए हैं, इनसॉल्वेंट हो गए हैं। ये बात क्लियर कट क्वेश्चन बोल दिया है। तो सर फिर तो दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन क्या है कि फर्म के पास एसेट्स बेच करके सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल हो अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए, और दूसरा सिचुएशन पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल ही ना हो। इसका पता कैसे चलेगा? कैश अकाउंट बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा। आओ दिखाएं। कैश अकाउंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितना 1,000। एसेट्स बेच के पैसा आया तो सर टू रियलाइजेशन, ये क्या है, एसेट्स सोल्ड या एसेट्स रियलाइज। कितना? नीचे में देखो लिखा हुआ था 79,750 रुपीज पैसा आया। तो कितना पैसा अवेलेबल है मेरे पास, 80,750। अब ये देखना है कि इस पैसे से लायबिलिटीज का पेमेंट होगा या नहीं। सबसे पहले तो सर रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कीजिए, तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कितना, 2,000। अब ध्यान देना तुम, अमाउंट अवेलेबल, कितना अवेलेबल है फॉर लायबिलिटीज। मेरे पास सर 80,750 रुपीज कलेक्शन हुआ, जिसमें से 2,000 क्या कर दिए, खर्चा कर दिए। तो मेरे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि हां सर इतना पैसा अवेलेबल है। अब ये चेक करना है क्या लायबिलिटी भी इतना ही अमाउंट पे करना है हमको। हम बोले सर क्रेडिटर है एक लायबिलिटी और दूसरा लायबिलिटी का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर है 60,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट है 45,000 का। क्वेश्चन में पढ़ो, बोला है इन लोगों को 75 पैसा इन ए रूपी, मतलब 75% पे करना है। तो सर ये आएगा 45,000।
और ये आएगा 33,750, दोनों मिला के। लाइबिलिटी कितना पे करना है? 78,750। मेरे पास अमाउंट कितना अवेलेबल है? 78,750। तो सर लाइबिलिटी तो पे कर सकते हैं बहुत आराम से। तो हम बोले ठीक है। तो क्योंकि हम लोग लाइबिलिटी आराम से पे कर सकते हैं तो सर फिर नॉर्मल जैसे बनता था वैसे ही बनाइएगा। बोले ओके। तो सर ये लाइबिलिटी पे कर देंगे। तो बाय रियलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मल बनाते हैं तो लाइबिलिटी जो पे होता है ये किस चीज के लिए पे किए? क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों मिला के 78,750। ये नॉर्मल अब बना रहे हैं हम लोग। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट नॉर्मल बनाइए। सबसे पहले क्या लिखिएगा? एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। बिल्स रिसीवेबल कितना? 4,000। नेक्स्ट डेटर अमाउंट कितना? 25,000। नेक्स्ट स्टॉक अमाउंट 40,000। नेक्स्ट प्लांट 30,000। नेक्स्ट गुडविल 10,000। बाय क्रेडिटर, सर आप तो बोले थे कि लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसा कब बोले थे? जब फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं हो। यहां तो सफिशिएंट कैश है, जितना कैश अवेलेबल है उतना ही तो पेमेंट करना है लाइबिलिटी को, तो सफिशिएंट कैश है। तो फिर तो नॉर्मल बना रहे हैं जैसे बनाते थे। ओवरड्राफ्ट कितने का है? 60। अब क्या लिखेंगे? बाय कैश। ये क्या है? एसेट्स रियलाइज्ड। कितना रियलाइज हुआ एसेट से? 79,750। और यहां क्या लिखेंगे? टू कैश। दो खर्चा है। एक तो सर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे कितना? 33,750। और बैंक ओडी को पे करेंगे कितना? 45,000। और एक खर्चा भी है रियलाइजेशन का कितना? 2,000। तो सर ये हो जाएगा 80,750। चलो प्रॉफिट लॉस निकालें और देखें कितना का प्रॉफिट लॉस होगा। यहां तक लिखिए, थोड़ा स्क्रीन को नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए जोड़ा जाए और लॉस निकाला जाए। 25,000 प्लस 4,000 प्लस 40 और 30 70 प्लस 10 80,000 प्लस 8750। तो ये आएगा 1,89,750 माइनस 1,05,000 माइनस 79,750। 5,000 का लॉस बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने का? 5,000 का। तो एक्स वाई और जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1:1। तो सर 3,000 1,000 1,000। अब कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का पैसा लिखेंगे। कैपिटल है एक्स का 15 और जेड का 10,000। वाई का एसेट साइड है 20,000। तो वाई का एसेट साइड है तो डेबिट में लिख देंगे। और बताओ सर रियलाइजेशन का लॉस कितना? 3,000 1,000 1,000। और कुछ है? बिल्कुल नहीं, और कुछ नहीं। तो सर सबसे पहले किसका हम लोगों को अकाउंट बंद करना चाहिए? जिसका डिफिशियंसी आएगा। और हम आपको बोले भी थे कि देखना जितना पार्टनर का डिफिशियंसी आएगा बाकी पार्टनर का उतना ही सरप्लस आएगा। आपको हम दिखाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, Y का डिफिशियंसी, क्योंकि Y का डिफिशियंसी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सर इसका डेबिट साइड में अधिक पैसा है और क्रेडिट साइड में कम पैसा है। बोले बिल्कुल, तो Y का तो डिफिशियंसी ही निकलेगा। कितना? 21,000, क्योंकि क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। अब मजा का बात क्या है, आप देखोगे कि सर X का सरप्लस और Z का भी सरप्लस, इन दोनों के पास ऑटोमेटिक 21,000 रुपया ही आएगा। आपको दिखाते हैं, 15,000 माइनस 3,000, तो सर 12,000, 10,000 माइनस 1,000, कितने का डिफिशियंसी? 21। कितने का सरप्लस? 21। और हम अगर आपको बोले कि बताओ ये डिफिशियंसी कौन ले जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा? सर X ले जाएगा और Z ले जाएगा। कितना? X 12 ले जाएगा, Z 9 ले जाएगा, क्योंकि और किसी तरह से वो ले जा ही नहीं सकता है, उसके पास पैसा ही नहीं होगा। तो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया कि इसका डिफिशियंसी X और Z ले जाएगा, तो ये क्या एंट्री कराएगा? हम बोले सर जिसके पास सरप्लस पैसा है उससे पैसा ले लिया जाएगा और वो पैसा Y के कमी को पूरा कर देगा। तो सर X और Z के डेबिट में 2 Y कैपिटल, और Y के क्रेडिट में, क्योंकि Y क्रेडिट हुआ है, नाम किसका? X और Z का। दस 10,000 15,000, आप देखोगे अपने आप इक्वल हो गया सर। आप समझ रहे हैं कि हाँ सर ये हमेशा ही होगा, एक पार्टनर का डिफिशियंसी बाकी सारे पार्टनर का सरप्लस के बराबर आएगा। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ें। लिखा है ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज अंडर। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, ए का लोन है और कैपिटल है ए और सी का। एसेट साइड में स्टॉक, डेटर, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग और बी का कैपिटल। टोटल है 7,300। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन फर्म इज डिसॉल्व। क्योंकि फर्म का पोजीशन अच्छा नहीं था इसलिए वो डिसॉल्व करने का तय हुआ है। ए एंड सी आर अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। ए और सी बोला हमसे 1 रुपया का उम्मीद ना रखें, मतलब वो कंगाल है। एंड ए सम ऑफ 200 इज रिसीव फ्रॉम बी। और बी से कितना पैसा मिल पाएगा? सिर्फ 200 रुपया। ऑल दी पार्टनर्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। सारे के सारे पार्टनर क्या हो चुके हैं? इंसॉल्वेंट। 3,300 वेयर रियलाइज फ्रॉम ऑल एसेट्स। सारे एसेट्स को बेचने से कितना पैसा मिला है? 3,100। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 50 रुपीज। बोल रहा है रियलाइजेशन का खर्चा कितना है? 50 रुपया का। क्लोज दी बुक्स ऑफ द फर्म। बोल रहा है बुक्स बंद करके दिखलाओ। हम आपको सबसे पहले डिल्यूशन का जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे डिल्यूशन 1 में, तो वहां पर आपको हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट जरूर बताए होंगे। नियम क्या होता है पेमेंट करने का? जब बिजनेस बंद होगा तो पहले किसको पेमेंट होगा? पहला पेमेंट होता है डिसोल्यूशन के खर्चे का, जो बंद करने में खर्चा हो रहा है, जिसको आप रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। पहले उसको पेमेंट करते हैं, उसके बाद पे करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, उसके बाद पे करते हैं पार्टनर के लोन को, और लास्टली किसको पे किया जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल को। तो इस ऑर्डर को हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि सर पहले पेमेंट होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके बाद इसको पे होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, और तीसरे नंबर पे किसको पे करते हैं? पार्टनर के लोन को, और लास्ट में किसको पेमेंट किया जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल को। ठीक बात। सर अगर बीच में पैसा खत्म हो जाए तो बीच में पैसा खत्म हो जाएगा, तो जहां तक पेमेंट होगा बस वहीं तक पेमेंट होगा, आगे पेमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक बात। चलो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? सर कैश अकाउंट, क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है। तो चलो कैश है कि नहीं? कैश का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है। एसेट्स बेच के पैसा आया टू रियलाइजेशन।
ये क्या है, एसेट्स सोल्ड। कितना रुपया आया है, 3100। फिर बोला है पार्टनर बी से भी 200 रुपया मिला है, तो बी कैपिटल 200 रुपया। और कुछ, हम बोले नहीं सर और कहीं से पैसा नहीं आएगा। तो टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल है, 3300। ये है कैश में अवेलेबल जो हम लोग को यूज करना है। सबसे पहले किसको पेमेंट होता है, रियलाइजेशन का खर्चा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है, एक्सपेंस, कितने रुपए का, 50 रुपीज। तो सर 3300 में 50 रुपया तो खर्चा पे कर दिए, अभी भी कैश कितना अवेलेबल है, 3250। जबकि मेरे पास क्रेडिटर कितने का है, 5000। 5000 रुपया का क्रेडिटर है और अमाउंट अवेलेबल है सिर्फ 3250। क्या हम क्रेडिटर पे कर पाएंगे, जवाब है नहीं, क्रेडिटर का पेमेंट हो ही नहीं पाएगा सर। तो सर बैलेंस सारा का सारा पैसा क्रेडिटर को दे दीजिए। कितना है बैलेंस, 3250 रुपया। कि सर आपके पास सिर्फ 3250 रुपया ही अवेलेबल बचा, जिससे आप क्रेडिटर को पे कर दिए। लोन को पेमेंट क्यों नहीं किए, क्योंकि सर लोन के लिए पैसा ही अवेलेबल नहीं है। जब तक क्रेडिटर का पेमेंट नहीं होगा तब तक लोन का कैसे पेमेंट होगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि लोन तो थर्ड नंबर का पार्टी है, पहले तो सेकंड वाला का ही पेमेंट नहीं हुआ। रियलाइजेशन एक्सपेंस का पहले पेमेंट होता है, वो तो हो गया, 3300 रुपया 50 रुपया पेमेंट कर सकते थे। सेकेंड नंबर में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के नाम क्या है, क्रेडिटर, वो कितने का है, 5000। क्या मेरे पास 5000 है, हम बोले नहीं, तो सर जितना बचा है सब पैसा दे दीजिए, दे दिए। सर मान लीजिए यहां पे क्रेडिटर होता और बैंक लोन दो दो होता, तो फिर आप दोनों ही एक्सटर्नल है, आप कैसे पे करते। तो फिर ये 3250 रुपया उन दोनों के रेशियो में पे करते, जितना ज्यादा पैसा उनका बाकी होता उसका हम रेशियो बना लेते और 3250 रुपया उसी रेशियो में पे करते। बात ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन, सॉरी पार्टनर लोन, वो तो पे ही नहीं हो पाएगा, पैसा ही खत्म हो गया बिजनेस में। अब क्या बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। स्टेप नंबर 3 याद दिला रहे हैं आप। और सर पे कितना किए, 2 कैश, अभी अभी पे किए 3250। तो सर बैलेंसिंग फिगर तो बच जाएगा, नाम क्या देंगे उसका, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी, सर ये डिफिशियंसी तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, बाय क्रेडिटर डिफिशियंसी अकाउंट 1750 टू पार्टनर कैपिटल ए बी और सी। 1750 को बांटेंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इक्वल है। तो 1750 को सर 3 से डिवाइड कीजिए, 583, दो लोगों को 583 दे दीजिए और एक को 584 दे दीजिए। हम लोग पॉइंट में लेके नहीं चलेंगे। अब आते हैं सर पार्टनर लोन की तरफ। यहां तक तो कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। पार्टनर का लोन किसका नाम से है, ए का, 1000 रुपया। थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको लोन का पूरा अकाउंट दिखा सके। लाइबिलिटी कहां आएगा, क्रेडिट में 1000। क्या हम यहां कैश लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, कैश अवेलेबल ही नहीं है, सारा कैश तो खत्म हो चुका है। तो सर इसका क्या करेंगे, ए का लोन ए के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। हम बोलेंगे भाई ए अपना लोन अपने पास ही रखो, फायदा नहीं है, पेमेंट थोड़ी हो पाएगा तुमको, ये बात भी खत्म। और अब बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन कैसे बनाएंगे, सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी को यहां मत लिखिएगा, बाकी जैसे लिखते थे वैसे ही। तो सारा एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू, कौन कौन सा एसेट्स है, स्टॉक, डेटर, मशीन, फर्नीचर और बिल्डिंग।
850, 1000, मशीन 2000, फर्नीचर 800 और बिल्डिंग 2000। क्रेडिटर मना किए थे कि सर एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं जाएगा, वो तो ऑलरेडी यहां पे बन के पे हो चुका। तो सर सेल का पैसा लिखिए बाय कैश, एसेट्स बेचे हैं, कितने में 3100। और सर रियलाइजेशन का पेमेंट किए हैं तो टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो कितने का है 50 रुपया। चलिए प्रॉफिट लॉस निकालें। 850 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 800 प्लस 2000 प्लस 50, 6700 माइनस 3100, 3600 का रियलाइजेशन का लॉस जी, उतना ही है। तो बाय पार्टनर कैपिटल, उसके बाद अब क्या बनेगा सर, लास्टली पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, ए और सी का कैपिटल लाइबिलिटी साइड में कितने अमाउंट का, 800 और 500, 800 500 टू बैलेंस बीडी, बी का कैपिटल एसेट साइड है 650। और कुछ बैलेंस शीट के अंदर ऐसा, हम बोले नहीं। तो सर डिफिशियंसी लिख लीजिए क्रेडिट साइड में, बाय डिफिशियंसी कितना 583, 583 और 584। लोन का पैसा बाय ए लोन, ए के अंदर 1000 रुपया। रियलाइजेशन का लॉस टू रियलाइजेशन 1200, 1200, 1200। सर बी के अंदर कमी आएगा, हम बोले जितना अंदर बी के अंदर कमी आएगा तुम देखना उतना ही रुपया का बाकी दोनों में सरप्लस आएगा। 1850, आओ चेक करते हैं कितना का डिफिशियंसी है। तो सर बी का डिफिशियंसी थोड़ा मिटाना पड़ेगा, हमको जगह चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट हम मिटा रहे हैं ये मानते हुए कि आप लिख लिए होंगे। सर बी का डिफिशियंसी 1850 माइनस 583, 1267 का डिफिशियंसी। नहीं एक चीज और छूट गया, सॉरी। बी कैश भी दिया था ना 200 रुपया का, बाय कैश। तो 583 और 200, 1067 ये है डिफिशियंसी। और तुम देखना कि ए का सरप्लस और सी का सरप्लस दोनों मिला के इतना ही आएगा जितना का बी का डिफिशियंसी है। तो ए का सरप्लस जोड़ो सर, 800 प्लस 583 प्लस 1000, 2383। सरप्लस कब होता है, जब क्रेडिट का पैसा अधिक हो और डेबिट का पैसा कम हो। $1183। सी में भी डिफिशियंसी है, सॉरी सी का भी डिफिशियंसी है, सी का भी डेबिट साइड ज्यादा है। हम बोले ओके चेक कर लो, 1200
1200 माइनस 500 माइनस 584, 1200 माइनस 500 माइनस 584, 116 रुपीज डिफिशियंसी। क्या बोले थे? डिफिशियंसी जो होगा हमेशा सरप्लस के बराबर होगा। आप चेक करो, बी और सी का डिफिशियंसी दोनों को जोड़ो, क्या ए के सरप्लस के बराबर आया? ऑटोमेटिक ही आएगा। इसका मतलब क्या निकला कि सर इन दोनों का डिफिशियंसी कौन बियर करेगा? ए। तो सर ए को तो डेबिट करना पड़ेगा फिर, और बी और सी को क्रेडिट करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, बस अपने आप ही ये खत्म हो गया। तो सर एंट्री ए के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? बी का और सी का। पैसा किसमें जाएगा? ए में। टू 383, और बी और सी के पैसा क्रेडिट में नाम किसका लिखेंगे? ए का। पैसा किसमें जाएगा? बी में 1067 और 116। खत्म। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। लिखा है पी एंड क्यू वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर कैपिटल वेयर 7650 एंड क्यू 4300। तो सर कैपिटल बता दिया है, क्रेडिटर है 27,500 का, बैंक में बैलेंस है 760 का, while other assets realized 25,430. Dissolution expenses amounted to 540. All partners are insolvent. बोल रहा है सभी पार्टनर क्या हैं? इंसॉल्वेंट है। बोल रहा है क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। बुक में गलती से वहां सॉल्वेंट लिख दिया है, एक्चुअली में वहां पे क्या होगा? इंसॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट वाला क्वेश्चन डिल्यूशन 1 का क्वेश्चन बनता है। आइए शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। तो सर इस बार बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक दिया हुआ है नाम ना बैलेंस शीट में, तो बैंक का नाम लिखेंगे। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कितने का है? 760। एसेट्स बेच के पैसा कितना आया? टू रियलाइजेशन। लिखा है 25,430। नेक्स्ट इन दोनों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले रियलाइजेशन का खर्चा बाय रियलाइजेशन कितने का एक्सपेंस है? 540। उसके बाद क्या होगा? सर हम लोगों के पास पैसा कम है, क्योंकि क्रेडिटर कितने का है? 27,500। उतना तो पैसा अवेलेबल ही नहीं है हम लोग के पास। पैसा कितना अवेलेबल है? 25,430 प्लस 760, 26,190। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सर अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिटर को पे कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर, आइए पे आउट करें। 25,650। ये हुआ हम लोगों का पेमेंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेप नंबर 2, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी 27,500 रुपया। देख ले एक बार बैलेंस शीट में। जी हां। और सर पेमेंट कितना हुआ है? टू बैंक। जो बचा वो कहां चला जाएगा? डिफिशियंसी। $1850। तीसरा अकाउंट डिफिशियंसी का, क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर के, क्रेडिटर अकाउंट से आया डिफिशियंसी का पैसा, और किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को।
किस रेशियो में बांटना है पी और क्यू के बीच में? 3:2। 1850 को 3:2 में बांटिए। 1110, 740। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सर एसेट्स को ट्रांसफर कर दीजिए, बस एक ही एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स। कितने का? 38,690। क्या लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे? जी नहीं। चलिए एसेट्स को बेचिए बाय बैंक। एसेट्स रियलाइज कितना? 25,430। उसके बाद टू बैंक रियलाइजेशन का खर्चा पे किए। कितना का पेमेंट किए हैं रियलाइजेशन खर्चा का? 540। चलिए प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाए। 540 प्लस 38,690 माइनस 25,430 बाय पार्टनर कैपिटल, लॉस निकल गया। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 8280, 5520। तो ये निकल गया हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस, बैलेंस शीट में कहां दिया हुआ है? लाइबिलिटी, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। कितना? 7650 और 4300। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस। उसके बाद डिफिशियंसी, चलिए देखिएगा किसमें डिफिशियंसी आ रहा है। सर डिफिशियंसी आ रहा है पी के अंदर। कितने का डिफिशियंसी है? नहीं, पी में तो डिफिशियंसी नहीं आएगा, सॉरी। डिफिशियंसी क्यू के अंदर है, 5520। कितने रुपए का डिफिशियंसी है? हम बोले सर ऐसे ही माइनस कर लीजिए, 5520 माइनस 4300 माइनस 740, 480 रुपीज का। तो सर ये जो डिफिशियंसी है वो कौन बियर करेगा? एक्स, क्योंकि एक्स के पास इतना ही अमाउंट होगा। तो सर ये हो गया 8760 माइनस कीजिए 8760 माइनस 8280, 480। तो ये सरप्लस आया, तो सर ये वाई कैप सॉरी क्यू कैपिटल के नाम से लिख दीजिए। तो पी क्यू सॉरी पार्टनर पी है ना, तो क्यू में जो डिफिशियंसी आएगा वो कौन बियर करेगा? पी। तो सर पी कैपिटल लिख दिया। और देखने का मजा का बात क्या है कि सर जितना क्यू का डिफिशियंसी है उतना ही पी का सरप्लस आया। तो पी अपना पॉकेट का पैसा क्यू के पॉकेट में डाल के डिफिशियंसी को खत्म किया है। लिखिए
आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े। लिखा है ABC आर द पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट रेशियो इज 2:2:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016 वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर लोन फ्रॉम ए कैपिटल, मशीन फर्नीचर, डेटर स्टॉक, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल 11,500। The firm was dissolved, machinery realized 1,000, furniture 1,000, stock 1,500, debtor 500. The position of A, B, C was as follows. A के पास एसेट्स है 2500 का, लाइबिलिटी है 1100 का। तो सर A के पास सरप्लस पैसा 1400 रुपया का है। B के पास एसेट्स है 2000 का, लाइबिलिटी है 550 का। तो सर उसके पास सरप्लस पैसा बचा हुआ है पर्सनल 1450 रुपया का। और C के पास प्राइवेट एसेट्स, खुद का एसेट्स है 1100 और प्राइवेट लाइबिलिटी है 450, तो 550 रुपए। तो सर सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट है, कोई भी कंगाल नहीं हुआ है। तो क्योंकि पार्टनर कंगाल नहीं हुए हैं तो फिर तो सर ये डिल्यूशन वन की तरह सॉल्व होगा। हम बोले हाँ, चलिए शुरू किया जाए। सर एक और अकाउंट बनेगा। हम बोले कौन सा? लोन अकाउंट, जो एक लाइन का बनता है। चलो एसेट्स को ट्रांसफर करें टू मशीन फर्नीचर डेटर और स्टॉक 2000 2000 2000 2400। लाइबिलिटी बस एक ही है, क्रेडिटर 4000। बाय बैंक एसेट्स बिक गया, मशीन फर्नीचर स्टॉक और डेटर। मशीन बिका 1000, फर्नीचर 1000, स्टॉक 1500 और डेटर 500, 4000। उसके बाद क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, पूरा पे कर देंगे, पैसा तो है ही सबके पास। क्रेडिटर चलिए प्लस माइनस करेंगे, रियलाइजेशन का लॉस निकाल लेंगे। आइए जोड़े, तो सर ये हो जाएगा 12,400, 4,400 का लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो सर 2:1 में बांटिए 4,400 को। 4,400 डिवाइडेड बाय 5, ए बी और सी। 880 1760 ए को 1760 बी। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। सर लोन अकाउंट पहले बना लीजिए, बीडी। कितने का लोन है? 2500। और सर नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था? पे कर देते थे, पे कर दीजिए टू बैंक। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी 221। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट साइड में बैलेंस है, तो सर डेबिट में लिख दीजिए वो लॉस है। 3000 कितना मिलेगा? 1200, 600। रियलाइजेशन का लॉस टू रियलाइजेशन
1760, 880। और कुछ? हम बोले नहीं, और कुछ तो आने का है ही नहीं, तो बस जोड़िए 2960, 2960, 1480। जो बचेगा क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंसिंग फिगर। ये तो नॉर्मल डिल्यूशन की तरह बनाए हैं कि सर सारे पार्टनर्स तो सॉल्वेंसी है, ही पैसा है उनके पास, तो ए देगा 960, बी देगा 960 और ये देगा 480। आंसर से मैच कराइए, बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर बनाइए बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, 100 रुपया। फिर बैंक का नाम ढूंढे, क्रेडिट में मिला तो डेबिट में टू रियलाइजेशन, डेबिट में नाम मिला, क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, लोन में मिला तो सर बाय ए लोन, 2500 रुपये। बैंक का नाम क्रेडिट में मिला तो डेबिट में ए कैपिटल, $6,500। चलिए इधर भी जोड़ के देखा जाए कितना आता है। 4100 प्लस 960 प्लस 960 प्लस 480, 6500 मैच कर गया। तो ये था हम लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2, ये भी आज खत्म हो गया। लिखिए